क्या अब अवाम घबरा ले? क्या अब अवाम को कीमत अदा करना पड़ेगी? लेकिन जिसका जो दिल चाह रहा है वो कर ले, जिसको घबराना है घबरा ले, जिसको हंसना है हंस ले। लेकिन जितनी आप घबराहट दे रही हैं ऐसी घबराहट है नहीं। अच्छा। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपने जो आधी बातें तो गलत बोल दी हैं कि बिजली की कीमत बढ़ रही है, वो नहीं बढ़ रही। आपकी इत्तला के लिए बढ़ानी थी, बढ़ा दी 1 नवंबर से। अब जो है कोई फरवरी मार्च में जो है शायद 8 आने पर यूनिट बढ़ जाए, ठीक है ना, तो अभी नहीं बढ़ रही। पेट्रोलियम लेवी आपने कहा 4 रुपये लीटर भर रहा है, अभी आपको पता है मतलब हर महीने बढ़ेगा ना। अभी इस वक्त आपको पता है पेट्रोलियम लेवी कितना है, 9 रुपये 62 पैसे। 1 साल पहले आज से अगर आपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया था तो उस वक्त आपको पता है पेट्रोलियम लेवी कितना देती थी, 30 रुपये लीटर। लेकिन पेट्रोल की कीमत पता है कितनी थी, 100 रुपये लीटर। अब जो है आप दे रही हैं 145 रुपये लीटर, इसमें पेट्रोलियम लेवी दे रही है 9 रुपये 62 पैसे। तो ज़रूरी नहीं है कि पेट्रोलियम लेवी 30 रुपये और पेट्रोल भी 30 रुपये महंगा हो जाए, ठीक है ना। पेट्रोल की कीमत पे मुनस्सर है, ठीक है। इस वक्त खबर यह है कि हुकूमत ने जितने अपने टैक्सेस थे वो आवाम पे कुर्बान कर दिए हैं, यानी कि 17% सेल्स टैक्स इस वक्त सिफर ले रहे हैं। पेट्रोलियम लेवी जो 30 रुपये लीटर लेना चाहिए था वो जो है 9 रुपये 62 पैसे ले रहे हैं। अगर ये 2 टैक्सेस अपनी जगह डाल देते तो आप जो है आज 195 रुपये का पेट्रोल लेती हैं और 50 रुपये फालतू देती। ये 50 रुपये हुकूमत पाकिस्तान ने अपने बजट में डाले हुए हैं, और वो अगर बजट में नहीं आएंगे तो उससे क्या होगा कि तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, दिफा में पैसे खर्च नहीं हो पाएंगे, शरह जो आपने सूद की अदायगी करनी है वो रुक जाएगी, सूबों की रकम रुक जाएगी। तो थोड़ा सा एहसास करें। हमेशा आप सेल्स टैक्स अभी तो हमने सिफर कर दिया, अब मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बात क्या हुआ है IMF के साथ, आ रहा हूँ बताएं, आपको बता रहा हूँ। अभी तो ऐसा लग रहा है कि आप अगली डिमांड कर देगी कि हुकूमत आप लोगों को सेल्स टैक्स देना शुरू कर दे गलती से, ठीक है जी। 5 चीज़ें वज़ीर ख़जाना ने बताई कल। नंबर 1 ये बताई कि हम जो है पेट्रोलियम लेवी 4 रुपये महीने के हिसाब से बढ़ाएंगे। जब हमने आखिरी दफ़ा कीमत बढ़ाई थी तो उस वक्त पेट्रोल की आलमी मार्केट में कीमत थी $82-83। अभी आपकी चाय पीने से पहले जो है कीमत है पेट्रोल की $76। तो हो सकता है कि ये जो नीचे आई हैं कीमतें, हुकूमत पेट्रोलियम लेवी इसमें एडजस्ट कर दे और कीमत ना बढ़ाए। ये आपको समझाने की कोशिश की मैंने, नंबर 1। नंबर 2 जो है सबसे जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी थी। आपको पता है हमने 22 IMF प्रोग्राम लिए हैं, जिसमें से तकरीबन जो है हमने 16 IMF प्रोग्राम में जो है IMF से वादा किया था कि हम आपको स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी दे देंगे। और 1994 से लेकर 2015 तक 4 दफ़ा स्टेट बैंक के ऑर्डिनेंस में इसी तरह की तरमीम हो चुकी है स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंस देने की। तो अब हमें क्या मौत आ रही है। और हमने साहब ये कैसी ऑटोनॉमी है जो 4 मरतबा ऑटोनॉमी देने के बाद भी वो मुतमिन नहीं हो रहे, अब कौन सी ऑटोनॉमी देने जा रहे हैं? देखिए वो ऑटोनॉमी पूरी नहीं दी ना। अगर एक जो खदोखाल थे उसके 15 पॉइंट के तो एक दे दिया, फिर झूठ बोल के निकल गए। इसीलिए तो 22 में से 19 IMF प्रोग्राम आपने नामुकम्मल छोड़े थे। अब जो है स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी इसलिए देना ज़रूरी है कि अगर फाइनेंस जो उसको कंट्रोल करने के लिए एक इदारा होता है, जो यानी कि उसकी मूवमेंट जो कर रही होती है, अगर वो इदारा भी फाइनेंस के नीचे आ जाएगा तो यानी कि बिल्ली को दूध की रखवाली में रख लोगे तो क्या होगा, मुझे इसकी जवाब दे दें, ठीक है ना। तो अब इसमें 2 फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। एक ये कि एक्सचेंज रेट पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी जो शरह सूद की जिसे कहते हैं, ये 2 पे जो है स्टेट बैंक आज़ाद होगा, इंडिपेंडेंट होगा। माजी में ऐसा होता था कि हमारे साबिक वज़ीर ख़जाना जो है फ़ोन करते थे इतने पैसे चाहिए आप ये कर लें। अच्छा, शरह सूद को अपनी पॉलिटिक्स की मफाद, अपनी सियासी मफादत, अपने इलेक्शन के मफादात पे जो है स्टेट बैंक को यूज़ करते थे। तो ये जो है अब पहली दफ़ा जो है ये इंडिपेंडेंट, और ये इंडिपेंडेंट कानून में अभी करने जा रहे हैं। लेकिन हुकूमत 2 साल से कर चुकी हुई, आपके सामने अभी रुपए की कदर गिरी है। दूसरी हुकूमत होती तो रोक लेती, इलेक्शन है भाई 1.5 साल बाद, रुक जाओ, कहीं ये ना हो कि इलेक्शन हार जाए। वो सब हारे इलेक्शन, ठीक है ना। तो 2 साल से शरह सूद आपने देखा 13% या 7% पे आया। तो वो तमाम चीजें जो हैं ये सरमायाकार क्यों पैनिक हो रहा है, क्यों स्टॉक मार्केट जो है वो मुसलसल क्रैश कर रही है? मैं बातों से ये अखज़ करी, कोई पेट्रोल नहीं महंगा होगा, कोई बिजली महंगी नहीं होगी, चीजें स्मूथ जैसे चल रही हैं। आप गलत अखज़ कर रही हैं। मैंने समझाया कि अगर तेल की कीमत आलमी मार्केट में नीचे आती रही तो शायद हमें मकामी ना बढ़ानी पड़े, उसी में एडजस्ट हो जाएगी। अगर कल तो 100 हो गई तो फिर बढ़ेगी। हाँ बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि अब हमने सेल्स टैक्स आपको देना नहीं है। सेल्स टैक्स हम सिफर कर सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते, हमारी एक हद है। अच्छा, सरमायाकार क्यों पैनिक कर रहे हैं? देखें, जुम्मे वाले दिन सरमायाकारों ने कोई पैनिक नहीं किया था, 450 पॉइंट बढ़ी थी। कल और आज में जो है ना, देखें मैं कराची वालों को कहता हूँ आप इस्लामाबाद से डिस्कनेक्ट हैं, और इस्लामाबाद पूरा माशाल्लाह कराची से डिस्कनेक्ट है,
क्योंकि इस्लामाबाद वाले ज़्यादातर जो है आप ना, कराची से इस्लामाबाद आ गए हैं, मेरा ख्याल है ये राब्ता जो है बहाल हो जाएगा। मुनक़ता था जो उसको कर देंगे। देखें, कराची स्टॉक एक्सचेंज के दो मसाइल चल रहे हैं। एक मसाइल ये चल रहा है, आपको याद होगा कि हम फ्रंटियर मार्केट में आ गए हैं फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट। ये इस हफ्ते जो है, यानी कि फॉरेनर्स ने जितने शेयर्स लिए हुए थे उसको मजबूरन बेचने होंगे, तो वो बेच रहा है। 2 दिन से फॉरेनर बेच रहा है और इस हफ्ते उसकी रीबैलेंसिंग है। दूसरा, एक बहुत बड़ी कंपनी है, नाम नहीं लेते, कल को नोटिस आपको आ जाए, मुझे आ जाए, आईटी की कंपनी है, उसके जो मालिक हैं उसको अमेरिका में जो है ना हैरेसमेंट का केस आया उस पर। वो कंपनी हैवी वेट है स्टॉक मार्केट में, वो मुसलसल जो है 4 या 5 दिन से जो है 7.5% गिरती है। जैसे ही वो गिरती है बाकी मार्केट उसका असर लेती है, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी पोजीशंस ली हुई हैं सरमायाकारों ने और ब्रोकर्स ने, तो पोजीशंस कट रही हैं। तो ये 2 वजह। तीसरी जो है, इसके बीच में कहीं हल्की सी शरह सूद की जो 1% की तवक्को थी वो 1.5% हो गया, तो वो है, लेकिन उसका असर नहीं है। ये 2 बुनियादी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मार्केट नीचे आ रही है। ये कब तक बहाली की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी? ये हमारी स्टॉक मार्केट की ब्यूटी ये कि 365 दिन में ना आधे दिन जो है ना प्लस होती है, आधे दिन माइनस होती है, तो ये बहाल और ना बहाल हर वक्त ही रहती है, तो इसका ज़्यादा आप गम ना लें। तो जो शरह सूद बढ़ाने का कहा गया, उससे मईशत पर और बरामदात पर क्या कोई असर होगा? क्या उससे कोई नुकसान होगा हमें? ये आपने कहा गया, किसने कहा? ये तो बताएं। कहा, मैंने ये नहीं कहा गया, नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि शरह सूद बढ़ गई। बढ़ाने, इसका जी, जी। मैं समझा आप कह रही हैं कि किसी ने कहा गवर्नर के कान में, उसने नहीं, बढ़ा किसी दिया। ने कहा नहीं। अच्छा, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं इसलिए क्योंकि वो आवाम शायद गलत आप समझ किसी को जाती है कहते हो, ना। हमने किसी को कहते। तो बात ये है कि देखें, बुनियादी असूल होता है शरह सूद का कि जितनी महंगाई होती है उसके करीब करीब शरह सूद होता है, ठीक है। पिछले साल जब कोरोना आने से पहले हम 13.25% पे थे और हमारी महंगाई थी 11, 11.5, 12%, यानी कि शरह सूद ज़्यादा था, महंगाई कम थी। एकदम कोविड आया और ख़तरा हो गया मईशत बंद हो जाएगी, तो दुनिया का सबसे एग्रेसिव स्टेट बैंक के तौर पे आया और उसने 2 माह के कलील अरसे में 6.25% शरह सूद को गिरा के 7% किया। उसकी वजह ये थी कोरोना है, कारोबारों को पैसे दे, 2100 अरब रुपए का जो है बेनिफिट दिया स्टेट बैंक ने। अब हमारी मईशत वाहिद दुनिया की अभी तक मईशत है पिछले हफ्ते तक जो 100% कोरोना के बाद खुल चुकी हुई है, और उसके असरात हमने देखना शुरू किए। एक तो आलमी जो एक कमोडिटीज़ को आग लगी हुई है, दूसरा हमारी मईशत की रफ्तार भी जो है 5% को भी लग रहा है कि क्रॉस कर जाएगी। जो हमारे टैक्स के नंबर्स बता रहे हैं, वैसे तो हमारे जीडीपी के नंबर सालाना आते हैं, लेकिन जो इशारिये बता रहे हैं, जो क्रॉप्स की हालात बता रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारा दरामदी बिल बढ़ गया, और दरामदी बिल बढ़ने की वजह से करंट अकाउंट खसारा बढ़ गया। सिर्फ पिछले महीने 1.66 अरब डॉलर का खसारा हुआ है। इमेजिन करेंगे पिछले पूरे साल में 1.8 अरब डॉलर का खसारा हुआ था और एक महीने में 1.66 अरब मोमिन साहब, हुकूमत का खासतौर पे इमरान खान साहब तो इस पे फोकस ही बड़ा करते थे, ये करंट अकाउंट खसारे वाली बात अभी भी कर रहे हैं। और ये क्यों, आखिर क्यों इस तरह गैर जरूरी इंपोर्ट्स हो रही हैं, लग्जरी आइटम्स जो हैं इनको क्यों नहीं रोक दिया जाता? ये खसारा जो है इसको कम करने के हवाले से हिकमत अमली है क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो अभी खसारा बढ़ा ना, इसमें सबसे बड़ा जो अमल दखल है वो कीमतों का है आलमी मार्केट में। दूसरे नंबर पे जो अमल दखल है वो है हम बरामदात बढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए हम मशीनरी मंगा रहे हैं। कपास जो है हमारी इतनी पैदावार नहीं हो रही, उसकी दरामद कर रहे हैं। तीसरी चीज़ आपको याद है कि हम सब ने अभी इस कमरे में वैक्सीन लगा के बैठे हुए हैं, उस पर जो है हम 1 अरब डॉलर से ज़्यादा, बल्कि 1.5 अरब डॉलर अब तक खर्च कर चुके हैं। चौथी चीज़ आपको याद होगी कि पिछले साल गंदम और चीनी की फसल ख़राब हो गई थी, तो वो हमने दरामद की। अब हम न गंदम मंगाएंगे न चीनी मंगाएंगे, वैक्सीन कम होगी, कपास की फसल अच्छी होगी लेकिन फिर दरामद करेंगे। इस वक्त मशीनरी आ रही है और आलमी कीमतें। 5वें नंबर पे जो है ना, मैं ये आप जो कह रहे हैं लग्जरी बात, आपको पता है हमारी दरामदात अभी महाना जो है 6.5 अरब डॉलर की है। उसमें जो मोबाइल फ़ोन और गाड़ियाँ मिला के ना आधा अरब डॉलर भी नहीं है, 400 मिलियन डॉलर है। तो वो दिखता हमें बहुत बड़ा फिगर है, लेकिन इससे ज़्यादा हम साल की चीनी खा लेते हैं। गाड़ी की जितनी हम अदायगी करते हैं उससे ज़्यादा की हम चीनी खा लेते हैं। कई मुमकिनात है कि तो हम अगला IMF का प्रोग्राम ना लें, हमें ना जाना पड़े IMF की तरफ, यही तो मुमकिन है, और कोई चीज़ नामुमकिन, और बाकी सारी चीज़ें नामुमकिन है। मैं आप लोग के प्रोग्राम में 10 दफ़ा बोल चुका हूं। दावा कर चुके हैं आपके इसके बाद हम IMF के पास नहीं जाएंगे। ये मैं बात वापस दावा अभी रिपीट करने वाला हूँ। देखिए 22 IMF के प्रोग्राम हुए अब तक, जब तक हम पाकिस्तान में आए। पाकिस्तान की जो शराकत IMF से शुरू हुई 1950 में शुरू हुई। 1958 में हमने पहला जो है IMF का प्रोग्राम लिया, और आपको पता है उस कितना लिया था हमने? 35,000 डॉलर का कर्जा लिया था। 35,000 डॉलर की अब आजकल एक गाड़ी आती है। पहला कर्जा 35,000 डॉलर का लिया था। पहली दफ़ा 1.4 अरब डॉलर का कर्जा मुशर्रफ साहब के दौर में 2004 में लिया। फिर 2009 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, उन्होंने सीधा 10 अरब डॉलर कर्जा लिया,
और फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई 2013 में, उन्होंने सीधा $6 अरब का कर्जा लिया। ये दो वो कर्जे हैं जो इस वक्त गले की हड्डी बन गई है। उस वक्त जब हम मुस्लिम लीग नून का दौर था, 2014 से 2018 तक औसतन जो सूद और कर्जा उतारते थे सालाना $5.4 अरब। इस हुकूमत ने $9.7 अरब सालाना उतारा है, और इस साल जिसमें हम बैठे हैं $12.25 अरब का कर्जा उतारना है, $12.25 अरब का। तो बात कहने की ये कि 22 IMF प्रोग्राम में से 9 माशाल्लाह पीपल्स पार्टी ने लिए, 4 मुस्लिम लीग नून ने लिए। लेकिन मुजम्मिल साहब, जो ये IMF प्रोग्राम है, जो हुकूमत है ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि ये गुज़िश्ता हुकूमतों की पॉलिसियों की वजह से हमें ये लेना पड़ रहा है, लेकिन एक तासुर ये भी है कि IMF इस मर्तबा पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग कुछ ज्यादा ही कर रहा है, शायद एब्सोल्युटली नॉट की कीमत अदा करनी पड़ रही है। क्या ऐसा भी है या वो अपने पुराने ट्रैक के मुताबिक चल रहा है, इस मर्तबा को ज्यादा सख्तियां देखने को मिल रही हैं? देखें, हम कह लें एब्सोल्युटली नॉट, ये वो होगा अपनी जगह, लेकिन मुझे एक बात बताएं कि 22 में से 19 प्रोग्राम आपने नामुकम्मल किए, हर दफ़ा वादा खिलाफी की। यूँ कह लें कि आपसे मैं हर दफ़ा कर्जा लूँ और आपकी जो शराइत पूरी ना करूँ, तो आप फिर क्या करेंगे? आप यही करेंगे, सख्तियाँ ही करेंगे। आप कहेंगे नहीं भाई, इनसे वादा नहीं लेना, आप इरादा नहीं लेना, वादा लेना है, और वो वादा पहले करवाओ, फिर इनसे जो है ना इनको पैसे देंगे। यानी आप ये कह रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमतों ने जो IMF से वादे किए थे वही पूरे नहीं किए, जिसका खमियाजा हमें अब भुगतना पड़ रहा है। मिसाल दे दी ना आपको, 1994 से हम स्टेट बैंक की जो है खुद मुख्तारी के वादे कर रहे हैं, और 4 दफ़ा तरमीम भी की हल्की फुल्की दिखाने के लिए, और फिर प्रोग्राम छोड़ के भाग गए। मुशर्रफ साहब के दौर में भी ये हुआ, लेकिन मुशर्रफ साहब ने जो प्रोग्राम लिया वो 1.5 साल में चले गए थे, वो उन्होंने लंबा नहीं किया था। अब ये हुकूमत ने $6 अरब का जो है IMF से कर्जा लिया था, मतलब अप्रूव कराया था, इसमें से अभी तक सिर्फ $2 अरब लिए 3 सालों में। आप इमेजिन करेंगे, बदनाम बद से बदनाम इनको किया हुआ है सारी चीज़ों में, और बद से बदनाम कर कौन रहे हैं? जिन्होंने जो है सारा का सारा IMF से जो है वादा खिलाफी की, सबसे ज़्यादा लोन उन्होंने लिए, और वो इनको जो है आके ताने दे रहे हैं। अगर ये मैं और आप दे तो चले, कोई बात समझ में डॉलर नीचे कब आएगा, ये बताएं कि अब जी। इसी में इजाफा करते हुए अच्छा आपने सवाल किया, आपके मुताबिक डॉलर का रेट होना कितना चाहिए था और कितना है जो इजाफी है, और ये कब तक, जो बड़ा साहब ने पूछा कि नीचे आ जाएगा रेट? देखिए, मैं तो अब फ्री मार्केट डॉलर आ चुका हुआ है। अभी इस वक्त जो हमारी करेंसी में दबाव है, डॉलर जो है 170-74 की जो लेवल है, ये आज के दबाव के हिसाब से ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये दबाव टूट जाएगा इंशाल्लाह ताला। और उसकी वजह ये कि एक तो हुकूमत बहुत सख्त इकदाम अभी पिछले दिनों लिए हैं, जैसे शरह सूद बढ़ाया है, गाड़ियों की ड्यूटियाँ बढ़ा रहे हैं, LC मार्जिन्स को बढ़ा रहे हैं, मज़ीद लेने जा रही है। और अब लग रहा है आज अमेरिका ने जैसे 50 मिलियन बैरल के रिजर्व्स, अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स ऐलान कर दिया कि हम तेल के मार्केट में छोड़ रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि जो तेल की कीमतें और दूसरी चीज़ें नीचे आना शुरू हो गई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा सेकंड हाफ होगा उसमें जो है रुपए में इस्तेकाम आ जाएगा, और जब शरह सूद बढ़ता है इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के हिसाब से, वो जो है फिर रुपया अट्रैक्टिव हो जाता है, डॉलर जो है आपकी करेंसी लीस्ट अट्रैक्टिव हो जाती है। लेकिन ये जो है बिल्कुल अनयूजुअल टाइम है, पूरी दुनिया जो है इससे परेशान हो रही है, पूरी दुनिया में महंगाई की लहर है। और ये देखें, बात आपको याद होगी, अदील आपके प्रोग्राम में बजट के बाद आया था, तो आप लोगों ने कहा था ऐसा लग रहा है ये इलेक्शन बजट है। अब कहाँ गया वो इलेक्शन बजट? तो अगर इन्होंने इलेक्शन लड़ना होता तो रुपए की कदर गिराते, ये सारे इकदाम करते। तो ये जो है फजूल। साहब, आज फवाद साहब ने कहा कि जो शुमारियात का जो इदारा है, जो महंगाई से मुतल्लिक इदादो शुमार देता है, इसमें कराची चूंकि बड़ा अर्बन एरिया है, उसकी बड़ी वेटेज होती है। तो वहाँ की हुकूमत जो है, सूबाई हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही। 18वीं तरमीम के बाद जो है अब सारा मामला सूबाई हुकूमतों के पास है। आप भी ज़ाहिर है कराची से ताल्लुक है आपका, क्या यह बात दुरुस्त है कि कराची में कोई बैड गवर्नेंस ज्यादा है या वहां महंगाई ज्यादा है जिसकी वजह से ये इदादो शुमार ऊपर जाते हैं, या ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही है फवाद साहब का? नहीं, वो आप कराची में आटे की कीमत देख लें, चीनी की कीमत देख लें, पूरे पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा है। सस्ता बाज़ार वो नहीं लगाते, छापे वो नहीं मारते, यूटिलिटी स्टोर्स जो है वहाँ पे बस अगर कोई चीज़ मिलती है तो मिलती है। आप मुझे बताएं, सूबाई हुकूमत की एक काविश बता दें उनकी, उल्टा जो चीनी की क्रशिंग का टाइम आया उन्होंने उससे लेट कर दिया,
गंदम की कीमत हुकूमत ने अभी जो है 2050 रखी, इन्होंने 2200 कर दी। गन्ने की कीमत जो है पंजाब हुकूमत ने 225 रखी, इन्होंने 250 कर दी। फिर जो चीनी के जो 2 हफ्ते पहले क्राइसिस आया एकदम, वो कराची से आया क्योंकि इन्होंने मिलें नहीं चलाई। तो ये तमाम वो चीज़ें जो हैं वो कर रहे हैं क्योंकि ये सेंसिटिव पल्स है। हुकूमत जैसे आप लोग भी अभी बैठे हैं, कोई चीज़ महंगी लेंगे आप सोचेंगे नहीं कि किसका कसूर है, सीधा जो है ना खान साहब के लिए जो है ना कुछ बोल देंगे कि जी ये हो गया, वो हो गया, फलां चीज़ हो गई। तो बहरहाल वो जो है पॉलिटिक्स अब उनकी जो है ना एक्सपोज हो गई है ये वाली। लेकिन हैरत की बात यह है कि वो घबरा नहीं रहे और वो जो है वो डर नहीं रहे। एक सवाल मारिया और सदीक जान साहब की इजाजत से करना चाहूंगा, क्योंकि आप जब होते हैं तो यही कोशिश होती है ज्यादा से ज्यादा हम इकोनॉमी के हवाले से समझ लें। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, जाहिर है इसकी तफसील में नहीं हम जाते, लेकिन ये बताइए कि जो चीनी माफिया जो है, ठीक है टैक्स की हद तक इसका अपना एक इम्पैक्ट है ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का, लेकिन ये जो चीनी की रसद थी, तलब थी, इसमें जो एक गैप पैदा हो जाता था, चीनी कौन उठा रहा है, कितनी उठा रहा है, कितनी पैदा हो रही है, ये जो आज ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का वज़ीर आज़म साहब ने शुगर मिलों के हवाले से इफ्तिताह किया है, इसका कोई इम्पैक्ट आएगा चीनी के हवाले से? देखिए इसकी मिसाल मैं ऐसे दे देता हूँ, अगर आप गाड़ी में ट्रैकर लगा लें और आपकी गाड़ी चोरी हो जाए और आपको पता भी हो गाड़ी कहाँ खड़ी है लेकिन आप बरामद ना कर सकते हो, तो उस ट्रैकर का क्या फ़ायदा। तो ये जो है देखें, इसमें बड़ी मैं सीरियस बात करूँगा। आप ट्रैक एंड ट्रेस लगा दें लेकिन FBR की कैपेसिटी ना हो उससे जो है पैसे लेने के लिए या उसको कोर्ट से रिलीफ मिल जाए तो फ़ायदा नहीं है। तो अब ये इम्तिहान अब शुरू होगा, देखते हैं उसके नतीजे। आई होप कि नतीजा अच्छा हो, लेकिन ये कि ये जो है ताली दो हाथों से बजेगी तो कामयाब होगा। ठीक है, यानी कि जहां पर एक तरफ ये सिस्टम लाया जा रहा है वहीं पर एक्टिव भी होना पड़ेगा इदारों को। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल इस्लाम साहब, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया।